60 वर्षीय रेनू जी आज अपने पति की तस्वीर के सामने बिलक बिलक कर रो रही थी और बीच बीच में अपने बेटे बहू को कोसती जा रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे जिगर के टुकड़े ने ही मेरे दिल को छलनी कर दिया और मुझे भनक भी ना लगी। आप क्यों चले गए मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर? कैसा कलयुग आ गया है, बच्चे अपने ही माँ बाप के हाथ पर से रोटी छीन लेते हैं। कितना समझाया करते थे अनिल जी आप मुझे कि बेटा बहू सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे प्रति प्रेम का दिखावा करते हैं। जिस दिन उनका मतलब पूरा हुआ तुम देखना, उसी दिन सबसे बड़ा धक्का तुम्हें ही लगेगा। लेकिन रेनू जी तो अपने बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी थी कि अपने पति को गांव में ही अकेला छोड़कर बेटे बहू के पास हर 2-3 महीने में आ जाया करती थी। लेकिन जब से अनिल जी इस दुनिया से गए थे तब से रेनू जी हमेशा के लिए बेटे अविनाश और बहू सीमा के साथ रहती थी और दिन रात बेटे बहू की खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन जब बेटे बहू ऑफिस से घर लौटे तो रेनू जी उनके आते ही गरम गरम खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लेकिन बेटे बहू फ्रेश होकर जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आए तो रेनू जी उनके कमरे में उन्हें बुलाने गई क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। रेनू जी ने जैसे ही उनके कमरे के पास जाकर दस्तक देने की सोची तभी अंदर से उनके कानों में बहू के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। देखो अविनाश, हमारे बच्चे भी अभी बड़े हो रहे हैं, एक ही कमरे में अब एडजस्ट नहीं हो पाता। माँ से कह दो अपना कमरा खाली कर दे। बच्चों को पढ़ने लिखने में भी तकलीफ होती है और वह अब कोई नई नवेली बहू नहीं रही जो उन्हें अलग से कमरा चाहिए। और एक बात, इस बार से वो अब हरिद्वार या कोई तीर्थ स्थल पर नहीं जाएगी। उनकी वजह से खर्चा इतना हो जाता है कि हमें अपनी छुट्टियों की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। अब की बार हम छुट्टियों पर मनाली जाएंगे। उन्हें हमारे साथ जाना है तो चले, वरना कोई जरूरत नहीं उन्हें ले जाने की। बहू की ऐसी बातें सुनकर रेनू जी की आंखें भर आई। जिस बहू को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना वही मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तभी अविनाश बोला, मैं जानता हूँ सीमा, पर माँ को इतनी ठंडी जगह कैसे ले जा सकते हैं? माँ इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब तक माँ को खुश रखना चाहते थे क्योंकि वो हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी। ससुर जी के जाने के बाद हमने उन्हें इसलिए घर में रखा था क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और हमारे बच्चे छोटे थे। ये सोचकर कि वो हमारे ऑफिस जाने के बाद बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए माँ को अपने पास रखा था। क्योंकि अगर कोई मेड या नैनी रखते तो हमारे बहुत पैसे खर्च होते। लेकिन अब सासू माँ के रूप में ही हमें एक फुल टाइम नौकरानी मिल गई थी, तो इसलिए उनके आने के बाद मैंने मेड को भी हटा दिया था। लेकिन अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें ही उन पर दुनिया भर का खर्चा करना पड़ता है। कभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ तो कभी इस चीज़ की दवाई तो कभी उस मर्ज की दवाई। अब उल्टा यही हम पर बोझ बनती जा रही है। हाँ मानती हूँ वो आज भी ऑफिस के लिए हम दोनों को टिफिन बना कर देती है, लेकिन उनकी छोटी सी मदद के लिए हम अपनी खुशियों की बर्बादी नहीं कर सकते। हमने उनसे पैसे, गाँव का घर सब छीन लिया है धोखे से, लेकिन अब हमें उन्हें खुश रखने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मकान और पैसों की बात सुनकर तो रेनू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा ऐसे बह निकली जैसे बाहर बारिश हो रही हो। बेटे ने तो उनसे पैसे और घर के पेपर इसलिए लिए थे क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था और उसने रेनू जी से कहा था कि सिर्फ मकान के पेपर दिखाकर लोन लेना था, पर बेटे ने उनके ही विश्वास का खून कर दिया। तभी अंदर से अविनाश की आवाज रेनू जी के कानों में पड़ी, सही कहती हो सीमा तुम, माँ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही कोई बहाना बनाओ उन्हें इस घर से निकालने का। मुझ में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी दवाई और गोली का खर्चा उठाता रहूं। और आगे आगे तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे, तब उनकी सेवा पानी कौन करेगा? सही कहते हो अविनाश तुम, अब मैं इस गवार बुढ़िया को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे बहू की और बातें उनसे सुनी ना गई
और वह थके कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सोचने लगी, कितने स्वार्थी हो गए हैं आज खून के रिश्ते। अपना मतलब निकलते ही मुझे चाय में से मक्खी को निकालकर फेंकने जैसा है। उन्हें बहुत बुरा लगा और टेबल पर पड़ी ठंडी चाय पीने लगी। लेकिन आज बेटे के घर की चाय भी उनके गले से नहीं उतर रही थी। इसी बीच अविनाश सीमा भी वहां आ गई। उन्हें देखकर रेणु जी ने अनदेखा कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। तभी सीमा बोली, अरे अविनाश, चाय और खाना ठंडा हो गया है, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। ये पहली बार रेणु जी ने नहीं कहा था कि तुम रहने दो बहू, मैं कर देती हूँ। इस बात को अविनाश और सीमा ने भी नोटिस किया। एक बार को तो उन्हें लगा कि माँ ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली, फिर सोचा ये तो यहाँ बैठकर चाय पी रही है तो नहीं सुनी होगी। माँ, ये कैसा खाना बनाया है आपने, बिल्कुल स्वाद नहीं है। अविनाश रेणु जी पर चिल्लाते हुए बोला, चलो सीमा, हम बच्चों के साथ आज बाहर खाकर आते हैं। और हाँ माँ, कल को हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप तब तक किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। जब हम ट्रिप से लौटकर आएंगे तो आपको वापस बुला लेंगे। इतना कहकर वो दोनों बच्चों के साथ बाहर डिनर करने चले गए। पहले जब बाहर खाना खाने जाते थे तो कैसे वो रेणु जी को भी साथ ले जाते थे, क्योंकि वहाँ होटल में जाकर भी बेचारी रेणु जी बच्चों को खिलाने पिलाने का, उनके बच्चों की नैनी बनने का काम जो किया करती थी, ताकि बहू बेटे आराम से बैठकर खा सके। बेचारी वो थोड़ा बहुत ही खाकर आधे पेट ही वापस लौट आती थी। लेकिन अब उन्हें इस माँ की जरूरत क्यों होगी, अब बच्चे खुद खाने लायक जो हो गए हैं। रेणु जी सोचने लगी कि बहू तो पराए घर से आई है, पर बेटा तो मेरा खून है, मेरी कोख से जन्म लिया है। हम सोचते थे कि बुढ़ापे का असली सहारा तो बेटा ही बनेगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सहारा देने वाला लड़का ही मुझे बेसहारा करने के लिए तैयार हो गया है। बेटे का घर अब उन्हें काटने को दौड़ने लगा, पर उन्होंने ठान लिया था कि वो अभी भी इतनी मजबूत है कि अपने सारे काम खुद कर सकती है। अगले दिन बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर कर खुद ट्रिप पर चले गए और रेणु जी बेचारी कहाँ जाती, अब तो गांव का घर भी नहीं था। फिर उन्हें अपने मायके के घर की याद आई तो वह सोची, अपने मायके के गांव चली जाती हूँ। वहाँ अपने पापा के घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई, लेकिन घर बंद था। कुछ साल पहले ही रेणु जी के भाई भाभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनका एक बेटा रवि था, जो वो भी विदेश में रहता था, लेकिन घर की चाबी पड़ोस में कमला काकी के पास ही रहती थी, क्योंकि उनके खेतबार और उनके घर वो उनका बेटा संभाला करता था। घर और खेतों की जिम्मेवारी सब कमला काकी की थी। रेणु जी ने अपनी व्यथा जब कमला काकी को सुनाई तो उनकी आंखें भर आई। कमला काकी की भी अब उम्र हो गई थी, उन्हें भी अब किसी के सहारे की जरूरत थी, क्योंकि उनकी बहू बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई थी और उनसे खेतों की जिम्मेवारी और ज्यादा संभाली नहीं जाती थी। तो रेणु जी ने खेतों और घर की जिम्मेवारी उठाई। उन्होंने खेतों में 2 मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेतों में मेहनत की तो फसल लहराने लगी, उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी के पैसों को समाज सेवा में लगाने लगी। अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चा होने लगी और कई समाज सेवाएं संस्थाएं भी आगे आकर उनका सहयोग करने लगी। अब रेणु जी खुश रहने लगी थी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल दिया, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना होना पड़े। रेणु जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। रेणु जी ने इसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में बुजुर्गों के लिए आशियाना भी खोल दिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब अविनाश ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने सीमा को बताया।
दोनों जने सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे, आखिर हमारा भी तो माँ के जायदाद पर हक है। दोनों अपने लालच की वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार रेणु जी का मन पिघला, पर वो मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो, यहाँ अनाथों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर खेती जायदाद मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक आप संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों के ऊपर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? रेणु जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपना परिवार मिल गया है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, यह सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तू मेरी अर्थी को कंधा देने भी मत आना, और मुख्य अग्नि का हक भी मैं तुझसे छीन लेती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। इसका अविनाश और सीमा को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज ये सब उनका होता। रेणु जी के नौकरों ने उनके बेटे बहू को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गई। प्रिय दोस्तों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटों पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटे साथ छोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाएं ताकि उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।